नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न पाल अपने YouTube चैनल जीनी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक होता है तथा दूसरे तल पर कलई की होती है। कलई का मतलब क्या होता है? कलई जब हम किसी कांच को दर्पण में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कांच के सतह पर पारे या सिल्वर का कलई करके उस पर रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं। ये होता है हमारा कलई। और जो गोली दर्पण है वो हमारा दो प्रकार का होता है। ये पहला अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। पहला अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल परावर्तक होता है तथा उभरा हुआ तल पर पॉलिश किया होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इस चित्र में जो दबा हुआ तल है वो परावर्तक तल है और जो उभरा हुआ तल है उस पर पॉलिश किया हुआ हो। सेकंड प्रकार उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक होता है तथा दबे हुए तल पर पॉलिश किया होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस चित्र में जो दबा हुआ तल है उस पे कलई की हुई है, और जो उभरा हुआ तल है वो हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। इस प्रकार के जो दर्पण को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे पहला है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जो गोली दर्पण होता है उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव यहाँ पे है, और एक हमारा A क्या है? उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव यहाँ पे है। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इस अवतल दर्पण में ये क्या है? ये हमारा वक्रता केंद्र है, और इस उत्तल दर्पण में ये हमारा क्या है?
वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अवतल दर्पण में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है। इस उत्तल दर्पण में ये जो हमारी डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। इस अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण के परावर्तक तल है, इसके व्यास को, इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें जिस बिंदु से जा रही हैं इस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस क्या है, डिफिनेशन, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल, फोकल प्लेन, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहते हैं। मुख्य फोकस पर से जाती हुई तथा मुख्य अक्ष पर लंबवत
जो ये तल है इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस तल कहते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के निम्न 4 नियम हैं। किन्हीं 2 नियम का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं। प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम हैं। किन्हीं 2 नियम का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं। प्रथम नियम, फर्स्ट रूल। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रथम नियम क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। द्वितीय नियम, सेकेंड रूल। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तृतीय नियम, थर्ड रूल। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण में प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। चतुर्थ नियम, फोर्थ रूल। दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। स्थिति एक, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु AB अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से 2 प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं जहां वस्तु AB का वास्तविक उल्टा व वस्तु से अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति जो है वह कहाँ पे है? अनंत पर है। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार
वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से अत्यधिक छोटा होगा। स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु AB अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु से दो प्रकाश किरण चलती हैं। दो प्रकाश किरण चलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। जो उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों किरणें फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच मिलती हैं। ये दोनों किरणें फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच मिलती हैं, जहां वस्तु AB का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जहां पे वस्तु का A' B' प्रतिबिंब बनता है, वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। स्थिति नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर जब वस्तु AB वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल जाती हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र पर मिलती हैं, जहां वस्तु AB का वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। चित्र में एक वस्तु AB जो है वह वक्रता केंद्र पर स्थित है और इसके शीर्ष से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु A' पर मिलती हैं, जहां प्रतिबिंब A' और B' बनता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है? वक्रता केंद्र पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। प्रकृति इसकी वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। स्थिति नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। जब वस्तु AB वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से दो प्रकाश किरण चलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। ये दोनों किरणें वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच मिलती हैं, जहां वस्तु का वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा।
स्थिति नंबर 5, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु AB मुख्य फोकस पे स्थित हो तो वस्तु से दो प्रकाश किरण चलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरण अनंत पर मिलती हैं, जहां वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा व वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार वास्तविक, उल्टा व वस्तु से अत्यधिक बड़ा। स्थिति नंबर 6, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु AB फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु से दो प्रकाश किरण चलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां वस्तु AB का आभासी, सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चित्र में AB जो है वह फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे A', B' बनता है, जो आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का संक्षिप्त विवरण। जब वस्तु हमारा कहाँ पे हो, अनंत पे। जब वस्तु हमारा अनंत पे स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर होती है और प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होती है एवं उल्टा होता है। अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में होती है और प्रतिबिंब का साइज छोटा होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक होती है तथा उल्टा होता है। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पे होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पे होती है और प्रतिबिंब का साइज जो होता है वो वस्तु के समान होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा होता है। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनती है। प्रतिबिंब का जो साइज होता है वह बड़ा होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वह वास्तविक तथा उल्टा होता है। जब वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनता है और प्रतिबिंब का साइज जो होता है वो अत्यधिक बड़ा बनता है। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह वास्तविक होती है तथा उल्टा बनता है। जब वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनता है, आवर्धित होता है, बड़ा होता है तथा आभासी होता है वह सीधा होता है। आभासी होता है वह सीधा होता है। अवतल दर्पण के उपयोग। यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग होते हैं। नाई का शीशा, दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण, गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर भट्ठी में, लाइट में।
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। स्थिति 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु AB अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से दो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां वस्तु AB का आभासी सीधा वस्तु से अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। चित्र में AB एक वस्तु है जो अनंत पर स्थित है, जहां से चलने वाली समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है, जहां वस्तु का बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु की स्थिति होती है वह अनंत पर है और प्रतिबिंब की स्थिति जो है वह फोकस पर है, और प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार आभासी सीधा वस्तु से अत्यधिक छोटा है। स्थिति 2, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु AB अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु से दो प्रकाश किरण चलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें फोकस तथा ध्रुव के बीच मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां वस्तु AB का आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? अनंत पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस तथा ध्रुव के बीच है। प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार कैसा है? प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी सीधा वस्तु से छोटा है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का संक्षिप्त विवरण। जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगा और दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का साइज जो होगा वह अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वह आभासी व सीधा होगी। जब वस्तु की स्थिति क्या हो? अनंत तथा ध्रुव के बीच होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा। प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा तथा प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का निम्न उपयोग है। नंबर 1, ऑटोमोबाइल में पश्च दृश्य दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ATM में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तीसरा, जब उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो वस्तु का आवर्धन सरल हो जाता है। चौथा, जब इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। नंबर, दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। दूसरा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तीसरा, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। चौथा, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। पांचवा, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। नोट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ
एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जब दर्पण का द्वारक अपेक्षाकृत छोटा होता है तब दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, f बराबर r बटा 2, f बराबर r बटा 2। दर्पण का सूत्र, UVF में संबंध, मिरर फार्मूला, रिलेशन बिटवीन UV एंड F। ये फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर f जो होता है वो दर्पण की फोकस दूरी तथा v जो होता है वो दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी तथा जो u होता है वह दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। नोट, दर्पण सूत्र में सभी मान चिन्ह के सहित रखते हैं। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर होता है I/O बराबर होता है माइनस का V/U, जहाँ I होता है प्रतिबिंब की लंबाई, O होता है वस्तु की लंबाई, V होता है दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी, U होता है दर्पण की वस्तु से दूरी। नोट, यदि आवर्धन धनात्मक है तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब आभासी व सीधा है। यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक और उल्टा है। प्रश्न दिया हुआ है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या है। हम जानते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दुगनी होती है, या हम बोल सकते हैं जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जो f बराबर होगा वह r/2 होता है। तो हमको क्या निकालना है, f निकालना है। r का मान कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेमी, तो हमारा कितना आ जाएगा 10 सेमी आंसर आ जाएगा। तो फोकस दूरी कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है हमको, जो हमको दिया हुआ हम उसको लिख लेते हैं। दिया है f बराबर 16 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए जो हमारा चिन्ह होता है वह माइनस का होता है, और हमको u दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। दर्पण कोई सा हो, जो u होगा वह हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हमको निकालना क्या है, v निकालना है। तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान दिया है माइनस का 1/16, 1/v तो निकालना ही है, u का मान है माइनस का 8 सेंटीमीटर। 1/16 बराबर 1/v माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 को इस साइड लाने पर तो 1/16 प्लस का 1/8 बराबर 1/v।
तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16। 16 एक का 16, इसमें डिवाइड करेंगे तो -1, प्लस का चिन्ह है प्लस। 8 का इसको में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 यहाँ इस पे ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तो 1/v। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1/16 बराबर 1/v। क्या करेंगे हम यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा v बराबर 16 सेंटीमीटर। v हमारा क्या आया है, प्लस में आया है। अतः 16 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकल दूरी क्या होगी। इसका सलूशन हम कैसे निकालेंगे, जो दिया हुआ है मान उसको हम लिख देते हैं। तो दिया है वस्तु की दूरी u बराबर 40 सेंटीमीटर, दर्पण कोई भी हो u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। v बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। इसकी वजह से v का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। f का मान हमको निकालना है तो दर्पण के सूत्र से दर्पण का क्या सूत्र है, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो 1/f का मान हमको मान कर 1/f बराबर 1/v, v का मान 10 प्लस 1/u, u का मान -40। तो 1/10 माइनस का 1/40, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 40 का कितना आएगा, 40 आएगा। 10 का इस एलसीएम 40 में भाग देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। उस 4 का ऊपर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर इस 40 का इस एलसीएम में 40 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, एक बार। उस एक का इस एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/40। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 40/3 सेंटीमीटर। इसको हम समझ सकते हैं, 3 एक का 3 बचा 10, 3 त्रिक का 9 बचा 1, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 13.33 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आया, फोकस दूरी। प्रश्न दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, रेखीय आवर्धन। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया है वस्तु की लंबाई O बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई I कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। जो वस्तु की लंबाई होती है वह मुख्य अक्ष के
ऊपर होती है, इसलिए क्या होगा, यह प्लस होगा। जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ बन रहा है, वो अवतल दर्पण है, तो वह कहाँ बन रहा है, पीछे नीचे बन रहा होगा, तो वो क्या होगा, माइनस का होगा। तो हम रेखीय आवर्धन m बराबर होता है, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I/O। I का मान -10 और O का मान +20, -1/2। अतः दर्पण का रेखीय आवर्धन -1/2 है। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, यदि 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेमी फोकल दूरी की अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसका हल होगा, जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया है प्रतिबिंब का वस्तु का आकार दिया हुआ है, वस्तु का आकार कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो वस्तु हमेशा प्लस में रहता है। और इसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, इसका फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और यह कितने दूरी पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कोई भी दर्पण हो उसके लिए u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। हमको निकालना क्या क्या है, हमको निकालना है v, हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो v कैसे निकालेंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान दिया हुआ है -20, u का मान दिया हुआ है हमको कितना, -30। u का मान कितना दिया है, -30। हम क्या करेंगे, v को एक साइड रखेंगे, तो लिखेंगे -1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/v के। इसका एलसीएम आएगा हमारा कितना आएगा, 60। 20 का इसमें भाग देंगे 60 में, कितने बचाएगा, 3 बार, प्लस इस 30 का इसमें भाग देंगे, कितनी बजाएगा, 2 बार, बराबर 1/v। माइनस का 1/60 बराबर 1/v। v बराबर आएगा -60 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा। हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। तो हम जानते हैं m बराबर I/O बराबर -v/u। I का मान कितना दिया है, निकालना है। O का मान कितना है, 6 है। v का मान कितना निकला है हमारा, -60 है। और u का मान कितना है,
माइनस का 30 है, तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा और इस 30 से 30 दूनी 60 2 बच जाएगा। आई बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 12 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है तथा उल्टा है।